Hello everyone, this is अभिषेक राय and welcome you all to your favorite YouTube channel राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हिंदी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जो सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टीचिंग एग्ज़ाम को हम लोग मेनली फोकस करते हैं इस हिसाब से, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस हम लोग डील आउट करें पेपर्स के। तो हिंदी सेक्शन में पहला ये वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। ये अलंकार पे बेस्ड हमारा वीडियो है और इसमें इतनी आसान ट्रिकी पूरी वीडियो है, इसमें पूरी ट्रिक बेसिस पे आपके सारे अलंकारों को हम लोग समअप किए हुए हैं इसमें। तो जो अब तक आपको कठिन लगते थे अलंकार, अब चुटकियों में आप अलंकार के पदों को देखकर तुरंत टिक करके आंसर सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरे बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखना है आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। सारे ट्रिक्स को नोट करके हमने क्वेश्चन भी लास्ट में समअप किए हैं, आप क्वेश्चन भी करिएगा और वीडियो अपने मित्रों तक साझा करिए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप आपके हों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अलंकार को पढ़ने से पहले हम लोग को तो समझना पड़ेगा ना अलंकार होता क्या है। तो अलंकार से तात्पर्य है, अलंकार का अगर विच्छेद करें हम लोग तो अलम धन कार होता है। अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट, और तो अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार होता है। जैसे स्त्रियाँ अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषण का प्रयोग करती हैं, वैसे ही उसी प्रकार ठीक अगर कविता आपका है तो उसमें जो श्रृंगार आता है, सजावट होती है, तो उन श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करते हैं, बेसिकली हम लोग शब्दों और शब्द के अर्थों का प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग अलंकार कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक अगर कहे दें कि अलंकार के संबंध में प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा आचार्य दांडी की है। उन्होंने बोला है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचेक्षेत, यानी कि काव्य के शोभाकारक धर्म ही अलंकार हैं। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिकी कॉन्सेप्ट को। तो अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों या अर्थों को हम लोग अलंकार कहते हैं। क्यों कहते हैं? शब्द तो पार्टिकुलर जो कविता होती है हम लोग जो पढ़ते हैं तो उसमें शब्द ऐसे ऐसे शब्द यूज़ होते हैं, तो उससे हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा इसकी गरिमा बढ़ गई है, इस कविता की श्रेष्ठता अब सुंदरता बढ़ गई है। कभी कभी हम देखते हैं कि कविता में कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो टिपिकल थोड़े टाइप के रहते हैं, उसका हम लोग वहाँ पे शब्द के नीचे यहाँ लिखा रहता है शब्द और एक जगह अर्थ लिखा रहता है, तो उस शब्द का अर्थ देखते हैं तो और ज़्यादा सुंदर वो चीज़ प्रतीत होने लगती है कविता। तो वही है, शब्द और अर्थ की दृष्टि से जिस काव्य की सुंदरता ये शब्द और अर्थ बढ़ाते हैं वो उसके अंतर्गत वो काव्य, वो शब्द, वो अर्थ आपके अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के दो बेसिकली भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार यानी जहाँ पे शब्द की दृष्टि से शब्द प्रयुक्त होते हुए उस काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहाँ पे शब्दालंकार हो जाता है। और बेसिकली दूसरा जो अर्थालंकार है वहाँ पे शब्द के जो अर्थ निकाले जाते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से अगर वहाँ पे उत्पन्न होता है, कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पे अलंकरण की भाषा प्रतीत होती है, तो वो आपके अलंकार पे आते हैं। तो ये बेसिकली दो भेद होते हैं। अब इनके एक एक के बारे में अच्छे से हम लोग डिटेल स्टडी करनी शुरू करते हैं। तो शब्दालंकार होता क्या है? जहाँ शब्द की वजह से काव्य की शोभा बढ़ जाती है, तो हमने देख लिया। अब शब्दालंकार के बेसिकली तीन भेद होते हैं। ठीक है। तो यहीं से आपकी अब नोट्स स्टार्ट हो जाती है, तो अपने नोट्स को नोट डाउन करते रहिएगा और ये आपको एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो शब्दालंकार के बेसिकली कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। ठीक है। तो ये हमको याद नहीं रहता, हम लोग बार बार कन्फ्यूज हो जाते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार में के भेदों के बीच में। तो इसको याद करने की मैंने ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है। इनके पहले पहले वर्ड से अश्य, अश्य हम लोग अश्व याद करते हैं ना, अश्व मतलब घोड़ा होता है, तो ऐसे आप याद कर लीजिए अश्य। अ से हो जाएगा अनुप्रास, आधा श से हो जाएगा श्लेष और यह से हो जाएगा यमक, है ना। तो ये तीन आपके हैं शब्दालंकार। बाकी इसके बाद जो भी चीज़ें बचती हैं सारी अर्थालंकार के अंतर्गत आती हैं। अब एक एक लोगों को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं, उनके ट्रिक भी समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो पहला हमारे पास है अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार का भेद जो पहला हमारे पास अनुप्रास अलंकार है, जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पे क्या होता है? आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जी हाँ, जैसे कोई काव्य है, कोई कविता है, वहाँ पे शब्दों की व्यंजनों की व्यंजन या वर्णों की वजह से आपके वहाँ पे
चमत्कार उत्पन्न होने लगता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसका ट्रिक समझते हैं कि ये तो डेफिनेशन होगी भाई, अब डेफिनेशन से हम लोग क्वेश्चन को डील तो कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे हम क्यों आए हैं, क्योंकि हमको ट्रिक जानना है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो भैया लीजिए ट्रिक आ गई आपके समक्ष। ट्रिक है कि एक ही वर्ण बार बार आए। अब यहाँ पे वर्णों या व्यंजनों की वजह से तो हम लोग डेफिनेशन से पढ़ लिए, लेकिन एक ही वर्ण बार बार आए। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ण, यानी कि जैसे अ वर्ण किसी हमारे कविता में आ जाए, आ जाए, स आ जाए, प आ जाए, तो एक ही वर्ण बार बार आने लगे किसी कविता में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है हम लोग के समक्ष। पहला एग्जाम्पल कि कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। इसमें देखिए क वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है पहले में, और यहाँ पे देख लीजिए क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बस यही आपको पकड़ना है कि किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार तुरंत हो जाएगा। दूसरा है छोरटी है गोरटी या चोरटी अहिर की। यहाँ पे देखिए टी वर्ण बार बार आया है, तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या उनसा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुरभि सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। इसको आप में आप समझ सकते हैं कि सब में स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पे कौन सा है अलंकार? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विभवशालिनी विश्वपालिनी दुखहत्री है भय निवारिणी शांतिकारिणी सुखकत्री है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे इन पंक्तियों में अलग अलग चीज़ों की आवृत्ति, जैसे न यहाँ पे आ रही है न, फिर ठीक है यहाँ पे ड़ी आने लगी है, तो वही चीज़ बार बार यहाँ पे न आवृत्ति बार बार हो रही है, अण की आवृत्ति बार बार होती है, मतलब वर्णों की आवृत्ति बार बार जहाँ पे जिस कविता या पंक्ति में होती है वहाँ पे क्या हो जाता है? हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। आई होप कि आपको ये ट्रिक हमेशा याद रहेगी। नहीं याद रहती है तो नोट्स कर लीजिए, अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आपको क्वेश्चन कहीं भी टैकल करने हो, एक बार अपने रिवाइज कर लीजिए, नोट्स पलट लीजिए, फिर फिर अपने अलंकार के क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है ना? चलिए अगले भेद पे चलते हैं। अब दूसरा भेद है हमारा यमक अलंकार। जी हाँ, तो इसमें है कि जिस रचना में एक ही शब्द बार बार आए। तो जी हाँ, बिल्कुल सीधी सी बात है कि जब शब्द बार बार आते हैं, पहले हम लोग क्या अनुप्रास अलंकार में देखा है हमने कि वहाँ पे वर्ण बार बार आते हैं, लेकिन यमक अलंकार में क्या होता है? यहाँ पे शब्द बार बार आते हैं। कैसे? इसकी ट्रिक भी यही कहती है हमारी कि एक ही शब्द बार बार आए तो वहाँ पे क्या हो जाता है? यमक अलंकार। अब इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ट्रिक याद रखिएगा कि यहाँ पे शब्द बार बार आते हैं और अनुप्रास अलंकार में वर्ण आते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम लोग के पास कुछ उदाहरण हैं। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो पंक्ति में है कि बेनी बेनी एक ही वर्ण 2 बार, रति रति रति, यहाँ पे 3 बार रति रति आई, तो मतलब यहाँ पे शब्द जो है उसकी आवृत्ति बार बार हुई। यहाँ पे वर्ण की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरा पूरा शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगर वर्ण की आवृत्ति होती तो हमने सीख लिया है, तो यहाँ पे शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही होने से यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? हमारे पास यमक अलंकार हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि घटा घटा शब्दों की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। भजन कहियो ताते भज्यो भजियो न एको बार दूरी भजन जाते कहियो सो तू भजियो गंवार। यानी कि यहाँ पे भजन भजियो 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 भजन, भजन भजन शब्द की 2 बार आवृत्ति, भजियो भजियो शब्द की 3 बार आवृत्ति होने से यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया मित्रों? यमक अलंकार हो गया। ठीक है, तो आई होप कि इतने एग्जाम्पल मोर देन सफिशिएंट होंगे आपको याद करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट भेद पर। नेक्स्ट हमारा भेद है आपके शब्दालंकार में तीसरा और प्रमुख भेद है श्लेष अलंकार। यहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने से 2 अर्थ होते हैं। श्लेष का मेनली अगर फोकस करें अर्थ, श्लेष का शब्दार्थ अगर बात करें तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना।
चिपकना यानी कि एक शब्द वहाँ प्रयुक्त हो और उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलें। ठीक है, इसका ट्रिक हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग याद कर रखेंगे। ट्रिक हमारे सामने है ये कि सभी शब्द अलग अलग हों, यानी कि उस पार्टिकुलर आपके कथन में, पार्टिकुलर आपके कविता में, पद में, वहाँ पे कोई शब्द एक दूसरे से मैच ना करें। तो ये सीधी सी बात है कि वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। और जहाँ पे वर्ण बार बार आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। जहाँ पे शब्द बार बार रिपीट हो वहाँ पे हो जाएगा यमक अलंकार। लेकिन जहाँ पे कोई शब्द एक दूसरे से मैच ही ना करते हो तो यहाँ पे भाई कौन सा अलंकार हो जाएगा, वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहु और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यापिचारी चोर। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट। श्लेष के कुछ एक दो एग्जाम्पल अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं, जैसे आपने एग्जाम्पल देखा वहाँ पे वैसे आप टिक कर देंगे श्लेष का। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है श्लेष का। यहाँ पे जो वर्ड है सुबरन, सुबरन के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे यहाँ पे सुबरन का यहाँ पे है कवि व्यभिचारी चोर। इन तीनों के लिए, कवि के लिए सुबरन का अर्थ दूसरा है, व्यभिचारी के लिए दूसरा है और चोर के लिए दूसरा अर्थ है सुबरन का। जैसे कवि के लिए सुबरन का अर्थ होता है अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ है अच्छा रूप रंग, और चोर के लिए सुबरन का अर्थ है स्वर्ण ढूंढ रहा है। इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। एक ही शब्द का अगर अर्थ निकालें तो अर्थ की दृष्टि से कई अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया मित्रों, श्लेष अलंकार। और ये देखिए ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। तो इसके दो ही तीन एग्जाम्पल जो मोस्ट फेमस हैं, श्लेष जब भी आएगा तो यही दो तीन एग्जाम्पल आ जाते हैं, वहाँ पे आप श्लेष अलंकार टिक कर सकते हैं। जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार, यहाँ पे देखेंगे तो पट, पट का अर्थ क्या होता है, पट यानी होता है वस्त्र और या किवाड़। तो वस्त्र का मतलब भी पट होता है, किवाड़ का मतलब भी पट होता है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, और मैक्सिमम श्लेष अलंकार से अगर क्वेश्चन आते तो ये दो एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले भेद की तरफ चलते हैं हम लोग। तो हमने शब्दालंकार का कर लिया। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, अश्य, हमको ट्रिक याद है, अश्य, अस्य से अनुप्रास, श्लेष और यमक। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अर्थालंकार। जहाँ अर्थ की दृष्टि से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है मित्रों, अर्थालंकार हो जाता है। अर्थालंकार के मुख्यतः 6 भेद होते हैं जिनको हमको पढ़ना है, और मैक्सिमम इन्हीं 6 में से ही पूछे जाते हैं। तो पहला है उपमा, फिर उत्प्रेक्षा, फिर रूपक, अतिशयोक्ति, अनुयोक्ति और मानवीकरण। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपके इसमें से कई मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके, और इसमें से अगर इन तीनों का अगर आपने रट लिया, रट क्या लिया, मैंने ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि रट जाएगा, आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मानवीय और अनुयुक्ति और अतिशयोक्ति, इसको तो आप पढ़ के भी बता सकते हैं, एग्जाम्पल सिंपल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पहले अलंकार की, उपमा अलंकार। अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो भैया हमने तो इसको बहुत पढ़ा और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सर अभी तक हम क्वेश्चन को डील नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका भी उपचार हमने किया है, हमने इसका ट्रिक निकाल दिया, इन्वेंट कर दिया है कि उपमा अलंकार जहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पे इन शब्दों को हमको ढूंढना है। अगर वहाँ पे हमको ये शब्द मिल गए तो भैया हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है मित्रों, उपमा अलंकार है। तो इसकी ट्रिक है कि सा सी से ये 3 वर्ड में से कोई एक वर्ण आता हो, एक शब्द आता हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, जो नीचे दिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल ये है कि मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में इसमें क्या है कि यहाँ पे सा लगा हुआ, हमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको बस ढूंढना है, ढूंढ के प्रश्नों को सॉल्व करते जाना है। यहाँ पे सा मिला, कुछ नहीं देखना, 3 ऑप्शंस को हटाते हुए चौथे ऑप्शन जहाँ पे लिखा रहेगा हमारा कौन सा ऑप्शंस, उसमें रहेगा हमारा तो हमारा कौन सा एग्जाम्पल रहेगा, हमारा यमक अलंकार रहेगा। ठीक है, तो यमक अलंकार हम बस देखेंगे कि सा सी से में से कोई एक सॉरी यमक मैं बोल रहा हूँ, उपमा अलंकार रहेगा हमारा। पहला हमारा उपमा है ना, हाँ, तो उपमा अलंकार रहेगा, और उपमा में सा सी से 3 वर्ण हमको मिल जाए तो हमारा उपमा अलंकार हो। जैसे कुछ और एग्जाम्पल है इसमें,
प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। यहाँ पे उपमा जैसे आ गई, जैसे का वर्ड हो गया ना, तो यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है कि जैसे मतलब उस सा या सी या से आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शील राम महीप का। तो यहाँ पे सा कई बार आ चुका है, तो यहाँ पे क्या सा हमको ढूंढना था, हमको मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगले भेद की तरफ चलते हैं। तो इतने सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस आप छोड़कर भागेंगे या डरेंगे प्रश्नों से। प्रश्न आएंगे, आप प्रश्न को ढूंढ के कहाँ भैया अलंकार का कौन सा प्रश्न है पेपर में पहले देखो और उसको टिक करो, तुरंत उसको सॉल्व कर जाओ। तो भैया नेक्स्ट भेद है आपका उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार की डेफिनेशन क्या है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, वहाँ पे आपके उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो भैया बचपन से तो हम ऐसी डेफिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन हमको समझ में कुछ नहीं आया। तो भैया अब इस वीडियो से अब आप दूसरी वीडियो अलंकार पे देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रिक है ऐसे प्रश्नों को करने का, ऐसे अलंकारों को सॉल्व करने का। क्या ट्रिक कहती है? ट्रिक कहती है कि जहाँ पे कुछ शब्द आए, जैसे मानो मनु मनहु, जानो जनु जनहु, है ना, एक लाइन में है मानो मनु मनहु, जानो जनु जनहु, ऐसे शब्द आए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। और ये 110% बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा आपके टीचिंग एग्ज़ाम में 110% नहीं पूछा जाएगा। ये शब्द इतने शक्तिशाली कह सकता हूँ कि उत्प्रेक्षा अलंकार में अगर आप ऐसे शब्द देख लिए, तुरंत उत्प्रेक्षा अलंकार को टिक करिए, तो 110% आपका सही होगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। तो पहला एग्जाम्पल इसमें, चमचमात चंचल नयन विच घूंघट पटछीन, मानहू सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। तो यहाँ पे हमने तो पूरा पढ़ लिया। आपके एग्ज़ाम में टाइम भी कम रहता है, उस हिसाब से आप बस यहाँ वर्ड ढूंढिए। क्यों? क्योंकि हमने ट्रिक पढ़ ली है, तो हमको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मनहू मिला, हमने उसको टिक किया उत्प्रेक्षा अलंकार को, और हम आगे बढ़ गए। हमको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ना पूरा आपको पूरा कविता या पाठ को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तुरंत मनहू पढ़िए, टिक करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, सोहत ओढ़े पितपट श्याम सलोने गात, मनहू नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पे भी फिर से हमको मनहू मिल गया, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपन उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे आ गया मानो, हमको मानो ही चाहिए था। मानो मनु मनहू, जानो जनु जनहू, ये 3 वर्ड आपको 6 याद करने हैं, बाकी आपको पता चल जाएगा इसको देखते ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं, कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पे मानो हमको फिर मिल गया और हमारा काम हो गया, हमको उत्प्रेक्षा अलंकार मिल गया। सो ये 4 एग्जाम्पल मुझे लगते हैं कि आपको उत्प्रेक्षा अलंकार को टैकल करने में अब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो क्या आपको याद करने 6 शब्द कौन कौन से? मानो मनु मनहू, जानो जनु जनहू। ठीक है, चलिए अगले भेद की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट भेद है हमारा रूपक, और इससे सिंपल ट्रिक, इससे सिंपल अलंकार मुझे नहीं लगता कि कोई होता है। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, ये रूपक अलंकार होता है वहाँ पर। तो ये हमारे मास्टर साहब बचपन से हमको लिखवाते आए हैं, हम कॉपी, हिंदी कॉपी भरते आए हैं और कभी इसके बारे में समझ नहीं पाए हैं। जी हाँ, ये एग्जैक्टली है। और जब से मैंने इन सब ट्रिकों को पढ़ा है, अपने जीवन में इनको अपनाया है, तब से अलंकार का अगर कोई क्वेश्चन मुझसे छूटा हो तो मैं नहीं जानता। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी अलंकार के बेस पे कोई भी क्वेश्चन आए हो तो उनको टैकल नहीं किया हो, अगर ऐसे एग्जांपल्स मुझे देखने। वैसे भी ये सब आपके अनसीन पैसेजेस में ही आते हैं, ठीक है, उसी पे रिलेट करके प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो बहुत सिंपल होते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक कुछ नहीं है, ना रटना ना कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे योजक चिन्ह देखना, हमको जो भी चीज़ें रहे, जो भी कविता रहे, जो भी पद रहे, उसमें हमको योजक चिन्ह देना, यानी ये डैश का चिन्ह जहाँ पे दिख जाए वहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार है। भैया कैसे? कुछ नीचे एग्जाम्पल कर लेते हैं। वैसे पहला एग्जाम्पल इसमें है हमारा, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग,
विकसे संत सरोज सब हर पे लोचन भृंग। यानी कि यहाँ पे हमको देख लीजिए, जो ढूंढना था हमको कविता पाठ पद से नहीं मतलब है, हमको अपने ट्रिक से मतलब है, हमको ट्रिक बस ढूंढना है। तो ट्रिक मिल गया हमारा, ये दो ट्रिक हमको अपना मिल गया है। डैश का चिन्ह, योजक चिन्ह, और हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पे हमको योजक चिन्ह मिल गया, तो हमारा काम हो गया, हमको रूपक अलंकार मिल गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कभू एक पल एक। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, हमने ढूंढ लिया, हमारा ये योजक चिन्ह हमको मिल गया है और हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। यहाँ पे भी हमको मिल गया है डैश का चिन्ह, देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का रूपक अलंकार हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक क्या, सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। यहाँ पे भी हमको डैश मिल गया, यहाँ पे भी रूपक अलंकार हो गया। नेक्स्ट है, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। यहाँ पे भी शशि और मुख के बीच में डैश का चिन्ह। और नेक्स्ट है, अपलक नभ नील नयन विशाल। यहाँ पे खुले आकाश पर अपलक विशाल नयन का आरोप लिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे नील और नयन के बीच में यहाँ पे डैश होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपके, आप अपने बुक से भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इन सब ट्रिक के बाद आपको कहीं और क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़ेगी। एग्ज़ाम के पहले ये वीडियो देख लीजिए या इस वीडियो से अपने नोट्स बना लीजिए, वो एक बार रिवाइज करके अपने एग्ज़ाम में बैठिए, और आपको मुझे नहीं लगता कि अलंकार से कोई क्वेश्चन छूटेंगे। कुछ और कर लेते हैं, 3 अभी भेद और बचे हैं आपके। तो ये 3 भेद, अतिशयोक्ति, अनयोक्ति और मानवीकरण, मुझे नहीं लगता है कि इससे सिंपल एग्जाम्पल्स आपको मिलते होंगे अलंकार के, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों की कंपैरिजन स्टडी हम लोग करते हैं। जैसे अतिशयोक्ति है, जहाँ किसी वस्तु पदार्थ या अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके लिए ट्रिक भी यही है, मैं पहले ट्रिक की बात कर लूँ। यहाँ पे क्या है, बड़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को प्रस्तुत करना है, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ को इतना लंबा उसको कंपेयर करते हैं। जैसे हम लोग पार्टिकुलर अपने सीधे और साफ शब्दों में बोलते हैं, भैया बहुत ज़्यादा फेंक रहा है ये, ठीक है, तो वहीं यहाँ पे फेंक मचाए रहते हैं। सिंपली बात है, देखिए एग्जाम्पल को रिलेट करना, हम लोग कोई भी, हमको बस करना क्या है, पढ़ने में हमको ऐसे एग्जाम्पल को अपने रखना है, अपने आसपास के ऐसे एग्जाम्पल को रखना है, अपने से ऐसे ट्रिक इन्वेंट करना है कि हमको अपना एग्ज़ाम, मेन हमारा फोकस है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और इन सब ट्रिकों को अपने दिमाग में बैठाना, ठीक है। तो अतिशयोक्ति का अर्थ है कि अतिशयोक्ति अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे, कि जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर बातों को प्रस्तुत किया जाए। जैसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसमें, चंचला स्नान कराए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। नायिका के रूप में सौंदर्य का यहाँ अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप चंचला स्नान कराए, यहाँ पे चंचला को और चंद्रिका को, ये सब चीज़ों को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि यहाँ पे रूप सौंदर्य के रूप में, नायिका के रूप सौंदर्य के रूप में, इन सब चीज़ों का अतिशयोक्तिपूर्ण, मतलब इतना बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है कि शोभा इसकी इतनी बढ़ा दी जा रही है, चंचला और चंद्रिका पर्व के समान है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर बात, आप मतलब कविता को पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि ये पद जो है इसमें इतनी फेंकी गई है बातों को कि हमको ये पढ़ना पड़ रहा है, फेंकम फेंक मचाए हुए हैं यहाँ पे। तो जी हाँ, ऐसा ही कुछ रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। यहाँ पे इतनी बड़ी बात कह दी जा रही है कि बाल इतने विशाल कहे जा रहे हैं कि उस बालों के घंघोर जाल में सूरज भी नहीं दिख पाएगा, सूरज की, मतलब ये कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है। तो हम इस चीज़ को पढ़ के ही समझ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब यहाँ पे राणा साहब सोच ही रहे कि कैसे उस पार जाएं, तब तक चेतक उस पार चला गया। इतनी तेज, इतनी गति, यहाँ पे क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार ही होगा। और नेक्स्ट एग्जांपल तो बहुत कॉमन एग्जांपल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी है नहीं, लंका पूरी जल गई, निशाचर भाग गए। ऐसा कैसे हो सकता है मुमकिन? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार रखी गई है, इस वजह से ऐसा मुमकिन कराया दिखाया जा रहा है ना।
तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट अपने भेद की तरफ। और नेक्स्ट भेद है हमारा क्या है, अनुयुक्ति अलंकार। अनुयुक्ति अलंकार में क्या है कि जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए। यानी कि इसका पहले मैं ट्रिक आपको समझा दूं। ट्रिक है हमारा मौजूद पर अमौजूद का प्रभाव। यानी कि जो चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट है उस पे जो चीज़ों का प्रभाव है किसका, जो हमारे पास है ही नहीं, जो चीज़ वहाँ प्रेजेंट है नहीं उसका प्रभाव हमारी जो हमारे समक्ष हैं चीज़ें प्रेजेंट टाइम में उस पर प्रभाव पड़ रहा है जो हमारे पास नहीं है। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसमें एक पहला एग्जाम्पल है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहीं काल, अली कली ही सो बध्यो, आगे कौन हवाल। यानी कि इस पंक्ति में जो भौरा है, भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जयसिंह की काम लोलुपता पर व्यंग किया है। यहाँ पे इसलिए अलंकार है। यहाँ पे देखिए भौरे के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी पराग जो होता है आपका, पराग क्या होता है, मधुर को ही बोला जाता है, मधु को शहद को बोला जाता है, कहाँ से, जो फूलों से निकाला जाता है। तो नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन वाल। यानी कि यहाँ पे जो कवि हैं उन्होंने जयसिंह जो आपके राजा थे उनकी काम लोलुपता पर व्यंग प्रदर्शित करने के लिए ये चीज़ क्या है। तो यहाँ पे देखिए बात तो कही जा रही है इनकी, है ना, लेकिन हवाला किसका दिया जा रहा है, भौरे का, जो चीज़ है नहीं वहाँ पे प्रेजेंट, बात इनकी की जा रही है, इन पे व्यंग कसा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है जो चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे अनुयुक्ति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जिन जिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अबली रही गुलाब में, अपत कटीली डार। यहाँ पे भी देखिए कि अली, अली का मतलब क्या होता है, अली का अर्थ होता है भौरा। तो भौरे के माध्यम से कवि ने किसी गुणवान अथवा कवि की ओर संकेत किया है जिसका आश्रयदाता अब पतझड़ के गुलाब की तरह पत्र पुष्पहीन यानी धनहीन हो गया। यहाँ पे गुलाब और भौरे के माध्यम से आश्रित कवि और आश्रयदाता का वर्णन किया गया है। यानी कि देखिए बात की जा रही है दो लोगों के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, लेकिन एग्जाम्पल दिया जा रहा है जो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। और लास्ट एग्जाम्पल हम भेद की तरफ चलते हैं अपने, और ये सबसे सिंपल, इन तीनों में सबसे ज़्यादा सिंपल है मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ पे क्या हो जाता है आपका मानवीकरण अलंकार, है ना। अब इसको ट्रिक से कैसे समझेंगे, जहाँ पे मनुष्य या मानव की भावना का प्रभाव हो। यानी कि बात तो हम लोग जड़ की बात कर रहे हैं, जड़ चेतन जो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आरोप लगा रहे हैं किसका, मानवीय भावनाओं का कर रहे हैं। कैसे, इसको कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पे उषा को नायिका के रूप में प्रस्तुत करने से मानवीय अलंकार यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देखिए बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो, तारा घट उषा नागरी। तो उषा को यहाँ पे नायिका के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पे उषा जो है उसको इस हिसाब से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मानवीय अलंकार। यहाँ पे उषा तो किसका प्रस्तुत है, उषा एक नायिका के रूप में, एक मानव के रूप में, एक आप कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मानवीय अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण। नेक्स्ट है मेघ आए, ये तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों एग्जाम्पल आपके मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये दोनों तो रट लीजिए, बाकी आप कोई पढ़ते नहीं पढ़ते वो मैटर नहीं करता है। ये दो एग्जाम्पल मुझे लगता है कि 95% एग्जाम में यही दो एग्जाम्पल पूछा जाता है अगर मानवीकरण से पूछा जाएगा तो। दूसरा है मेघ आए बड़े बन ठन कर संवर कर, ये आपने कविता भी पढ़ी होगी बचपन में, बहुत सुंदर कविता है। यहाँ मेघ की शहरी मेहमान के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पे तो बन मेघ भैया बन ठन के संवर के कैसे आएंगे, तो बनना ठनना या सांस संवरना, ये तो मानवीय व्यक्तित्व की परिभाषा या के अंतर्गत आते हैं। जो सजना संवरना ये तो मानव करता है, मानव व्यक्तित्व करता है। तो यहाँ पे मेघ थोड़ी ना ऐसा कुछ करते हैं। तो यहाँ पे मानवीय भावनाओं को यहाँ पे आरोपित किया गया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है वसुंधरा बिखरे देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। तो यहाँ पे वसुंधरा और सूर्य को मानवीय क्रियाएं, अब यहाँ पे देख लीजिए वसुंधरा है बिखेरना, ठीक है, और यहाँ पे रवि बटोरना। तो ये बटोरना बिखेरना ये किसके क्रियाकलाप हैं, ये आपके मानव के क्रियाकलाप हैं। और लास्ट एग्जाम्पल है पवन झुलावे केकी कीर, बतरव देव कोकिल हलवा हुलसावे कर तारी दे।
तो यहाँ पर पवन, केकी, कीर और कोयल को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया, तो होता है यहाँ पे भी मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार है। तो आई होप कि अब आपको कैसा भी एग्ज़ाम आए, ये ट्रिक अगर आप अपनाते हैं तो आपके एग्ज़ाम बेस्ट और बेस्ट ही जाएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट, और आई होप कि आपको मेरी मेहनत अगर अच्छी लगी हो, आपको ट्रिक कुछ इंपॉर्टेंट मिले हों, आपके एग्ज़ाम में ये ट्रिक बेनिफिशियल हो, तो ज़रूर लाइक करिएगा और इतना ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो मित्र अभी तक कठिनाई महसूस कर रहे थे अलंकार को लेकर, उनके सारे प्रश्न डील हो जाएं इस एक वीडियो से। तो ऐसे आपको ट्रिकी वीडियोस मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर, राय एजुकेशनल पर। तो फॉलो करते रहिए हमको और बढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, भारत को आगे बढ़ाते रहिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।